हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये आईपीसी का 10वां अध्याय है, चैप्टर 10। और इसमें आज हम धारा 172 से 190 तक लेकर चलेंगे। और इसमें जो सेवक होते हैं और जो उनके परिधिकार होता है, उनकी अवमानना से संबंधित जो अपराध होते हैं, उनके विषय में बेसिकली इस चैप्टर में दिया गया है। यानी जब वो जो उनकी पावर होती है, जब उसको व्यवहार में लाते हैं और उसमें कोई बीच में बाधा डालता है, किसी काम को करने नहीं देता है, तो उसको अपराध माना गया है। और उस अपराध से संबंधित जो दंड होते हैं, उनका उल्लेख इन धाराओं में बेसिकली है। एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा, जो विद्वान लोग हैं उनके लिए सूचना की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो लालची होते हैं थोड़े सतही ज्ञान के, उनके लिए सूचना देना ज़रूरी है, क्योंकि वह भूले भटके हो सकता आ गए हों। तो सूचना यह है कि ये वीडियो लंबी चलेगी और सतही ज्ञान नहीं मिलेगा। एक धारा में क्या पता 5-5, 10-10 मिनट लग जाएं। और गहराई से धाराएं करवाऊंगा, पूरी डेप्थ में करवाऊंगा। अगर आपको छोड़कर जाना है तो आप अभी जा सकते हैं। हाँ, अगर रुकना चाहते हैं तो इसका मतलब फिर आप विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं और ज्ञान की कदर करते हैं, और जो चीज़ों को अच्छी गहराई से समझना चाहते हैं, 360 डिग्री से समझना चाहते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। चैप्टर 10वां है, ये 10वां अध्याय है। और इसमें जो लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार की अवमानना के संबंध में है। चैप्टर 10, लोक सेवकों के प्राधिकार, विधिपूर्वक प्राधिकार की अवमानना के संबंध में कुछ बिंदु मैं शुरुआत में आपको बताऊंगा, जिनके चारों ओर यह चैप्टर घूमेगा। अगर बीच में कहीं कन्फ्यूज़न हो, जो मैं होने नहीं दूंगा, अगर हो भी जाए तो इन्हीं बिंदु पर आना है, वापस रिकॉल करना है और फिर मेरे पीछे पीछे या मेरे साथ साथ चल पड़ना है। पीछे नहीं अपने आप को रखना है, कहीं यह हो कि मैं बहुत आगे निकल जाऊँ और आप पीछे छूट जाएँ, ऐसा वैसे मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन अगर हो जाता है, आप कहीं फंस जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे बिंदु लिखूँगा जो इस पूरे चैप्टर के चारों ओर, जो पूरा चैप्टर इन बिंदुओं की ओर घूमेगा, और इन्हीं पर वापस आप आएंगे तो उस धारा को वो आसानी से रिकॉल कर पाएंगे, या जो चैप्टर की लय है उसको आसानी से पकड़ पाएंगे। तो ये बिंदु क्या क्या हैं? देखिए, लोक सेवक है, यानी जो राज्य के लोक सेवक हैं, यानी जिनको राज्य ने कुछ काम करने के लिए नियुक्त किया है, जो ऊपर से कर्तव्य अधिरोपित किए जाते हैं, जो काम सौंपे जाते हैं, वह ये करते हैं। यानी फिर शक्ति भी इनको मिलती है। और जो ये काम करते हैं, इनका काम कहाँ पर होता है? यानी समाज में होता है। जब समाज में काम करते हैं तो उनके साथ जो है, समाज के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, कुछ मामले बनते हैं। तो यहाँ पर जो समाज के कुछ लोग होते हैं जो इनके कामों में बाधा डालते हैं, तो इस बाधा डालने से जो अपराध उत्पन्न होते हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए कुछ दंडों का उल्लेख होता है। और अपराध और दंडों का उल्लेख ही आईपीसी में जो धारा 172 से 190 यानी जो चैप्टर 10 है, इसमें किया गया है। अब अपराध या जो समाज में जब ये शक्ति का प्रयोग करेंगे या निष्पादन करेंगे, जो इनको काम सौंपा गया, उसका क्या क्या हो सकते हैं? जो इनका आदेश हो सकता है उसकी अवज्ञा की जाए, आदेश की अवज्ञा की जाए, या समाज के कुछ व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का कोई कर्तव्य है किसी व्यक्ति का, वह उस कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, वह उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है, या जो है किसी संपत्ति का अधिग्रहण करना है, कोई संपत्ति बेचनी है, या किसी संपत्ति को जो है खरीदना है, उसकी बोली लगानी है। ठीक है, और ये मामले हैं, इन्हीं के चारों ओर यह चैप्टर घूमेगा। अब यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं? समाज के लोग हो सकता है मिथ्या सूचना दें, झूठी सूचना दें, मिथ्या सूचना देना। ठीक है, हो सकता है जो कर्तव्य इनको सौंपे गए हैं उनका लोप करें। लोप करने का मतलब उनको अच्छे से ना करें या उनको अपने अनुसार करें, मिथ्या सूचना दें यहाँ पर भी। ठीक है, या लोक सेवकों को धमकी दें, इनको सती पहुँचाने की धमकी दें, यही संभावनाएं हो सकती हैं।
और क्या हो सकता है, यही हो सकता है। इनको धमकी मिल सकती है, इनको झूठी सूचना मिल सकती है। जो समाज में कुछ व्यक्ति करते हुए वो नहीं निष्पादित करते हैं, उनको नहीं करते हैं, तो उनको दंड मिलेगा। या संपत्ति का अधिकरण करेंगे, बेचेंगे, या देश की अवज्ञा हो सकती है। तो इन्हीं बिंदुओं के चारों ओर यह पूरा चैप्टर घूमने वाला है। इन्हीं से संबंधित जितने अपराध हैं उनका यहाँ उल्लेख मिलेगा, उनका दंड मिलेगा। तो अब चलते हैं धारा 171 पर। ठीक है, धारा 172 पर, सॉरी, धारा 172 है कि जो समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार रहता है। धारा 172 बेसिकली क्या है कि समनों की तामील, सम्मन हो गया, लोक सेवक ने सम्मन दिया, कुछ निर्देश दिए, कोई घोषणा की, ठीक है, किसी के लिए, और वह इसकी तामील करने से यानी इसका पालन करने से भाग जाते हैं, छिप जाते हैं। फरार, यहाँ पर तामील करने से फरार होना लिखा है इस धारा में। फरार होने का मतलब क्या है कि सम्मन जारी करने से पहले ही छिप गया, पता था कि सम्मन जारी होगा इसलिए पहले ही छिप गया कुछ दिन, और सम्मन आने के बाद तक छिपा रहा, तो इसे कहते हैं फरार होना। तो वह फरार हो जाता है सम्मनों की, निर्देशों की, घोषणा की तामील करने से फरार होना। तो धारा 172 के अंतर्गत उसने अपराध किया है, और यहाँ पर उसको जो है, अगर वो बाद में पकड़ा जाता है तो उसको 1 माह का कारावास या जुर्माना 500 रुपये या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो उसको कितना दंड मिलेगा? 1 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों। अब यहाँ पर था ये लोक सेवक ने, अब यहाँ पर न्यायालय ने कोई निर्देश दिया, घोषणा की, कोई सूचना जारी की। ठीक है, माननीय न्यायालय ने कोई निर्देश दिया, सूचना दी कि आपको इस दिन तक हाजिर होना है न्यायालय के समक्ष, या कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करना है, या आपको यह सूचना पेश करनी है, या आपको अपना पक्ष रखना है। किसी प्रकार यह निर्देश दिया, सूचना दिया, सम्मन दिया माननीय न्यायालय ने कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई अभिलेख रखना है, आपको अपने आप को हाजिर करना है, आपको अपना पेश करना है अपने आप को। इसके बावजूद यह गायब रहता है तो, या फरार रहता है तो सादा 6 माह का कारावास दिया जाएगा। 6 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का जुर्माना, ठीक है, या दोनों। 1000 रुपये का जुर्माना, माफ़ी चाहूँगा, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों, ये दंड फिर इसको मिलेगा। ये थी बेसिकली धारा 172। अब आप लोग बोल सकते हो कि सर फिर वारंट वाला मामला क्या है? देखो, वारंट कोई सम्मन नहीं होता है। ठीक है, वारंट की तामील नहीं करनी पड़ती है। वारंट का मतलब क्या होता है कि न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, कि इसको गिरफ्तार करो, वहाँ पर तामील नहीं करनी। तामील का मतलब है कि उसको बुलाना है, उससे पूछताछ करनी है, मतलब पूछताछ, माफ़ी चाहूँगा, इस तामील करने का मतलब है कि उसको जो है पालन करना है उसका, और उसको जो है उपस्थित होना है। यानी उसने अभी कोई अपराध नहीं किया है। सम्मन में और वारंट में अंतर होता है। सम्मन का मतलब है कि एक सूचना मात्र देना कि हाँ आप उपस्थित हो जाइए। वारंट में मतलब है कि उसको आप लाओ, पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि उसको पकड़ कर लाओ। ठीक है, तो इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होना इस धारा के अंतर्गत नहीं आता। इस धारा के अंतर्गत आता है सिर्फ सम्मन से संबंधित मामला। वारंट से संबंधित मामले से अगर कोई वारंट है किसी के खिलाफ और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो जाता है, तब अन्य धारा लागू होगी, तब यह धारा लागू नहीं होगी, यह ध्यान रखना है। ठीक है, धारा 100 आते हैं हम 73 में। अब जो सम्मन की तामील है, ठीक है, धारा 173 क्या बोलती है? जो सम्मन की तामील है उसको करने से, तामील यानी पालन करने से या अन्य कार्रवाई से, या कोई निर्देश है, कोई सूचना है, ठीक है, उसके निवारण, उसके निष्पादन का निवारण करना, निष्पादन का निवारण करना, यह धारा बोलती है। निवारण का मतलब क्या होता है? निवारण का मतलब है रोकना। ठीक है, प्रकाशन का निवारण करना उसका, यानी उसमें रुकावट डालना। जहां पर सम्मन लगाया जाएगा, आप देखो अगर कोई घर पर नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, सम्मन को उसके घर पर चिपका दिया जाता है। इसे चस्पा कहते हैं, यानी चिपका दिया उसको वहां पर, और उसकी फ़ोटो ले ली जाती है और यह माना जाता है कि उसको सम्मन मिल गया।
अब अगर कोई चिपकाने से, जैसे यहाँ से ये तो फरार हो गया घर से, एक व्यक्ति ये फरार हो गया घर से, दूसरे को बोला कि मेरे घर के बाहर किसी को सम्मन मत चिपकाने देना, तो यहाँ पर जो इसका दोस्त है जो सम्मन नहीं चिपकाने दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, धारा 173 के अंतर्गत अपराध कर रहा है, उसको यहाँ पर सजा मिलेगी। ठीक है, या उसको चिपकाने के बाद वह हटा देता, उसका दोस्त साहस से हटाता है। किस हास्य से, कि यह दिखाना है कि नहीं मिला, तो उसको मिलेगी 1 माह की सज़ा या जुर्माना या दोनों, अगर सम्मन जो है लोक सेवक द्वारा जारी किया गया है। यदि यही सम्मन उपयुक्त न्यायालय का है और हटाने का कोई प्रयास करता है तो सादा कारावास 6 माह का हो जाएगा और जुर्माना 1000 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या है, ये लोक सेवक का था, तो यहाँ पर इसको दंड कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर यही सम्मन माननीय न्यायालय का है और जो है उसको लगाने से या उसको प्रकाशित करने से या उसको जो है जहाँ पर लगाया गया है उसको वहाँ से हटाता है, तब वह कितना दंड का भागी होगा, तब वह 6 माह का या 1000 रुपये का या दोनों का यह दंड उसको मिलेगा। ठीक है, अब सम्मन ना लेना, सम्मन लेने से इनकार करना या सम्मन लेने पर हस्ताक्षर ना करना, ये या सम्मन की जो तामील हो जाने के बाद उसको फेंक देना, इस धारा के अंतर्गत जो है यह नहीं माना गया। सम्मन लेने का जो तामील को साक्ष्य से निवारित करना नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि जो सम्मन लेना, ना लेना या लेने से इनकार करना, यह माना जाता है कि सम्मन उसको मिल गया। ठीक है, अगर कोई सम्मन लेने का इनकार करता है कि जाओ मैं नहीं लेता सम्मन, तो इसका मतलब माना जाता है कि सम्मन उसको मिल गया, भले ही वह ना ले, उसके घर पर चिपका दिया जाता है, भले ही वह ना देखे, लेकिन ऐसा माना जाएगा कि वह उसने सम्मन ले लिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस धारा से बाहर रखा गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी, कि लेने से इनकार करता है, हस्ताक्षर नहीं करता है या तामील हो जाने के बाद फेंक देता है, तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। उसको बाहर रखा गया, वह साक्ष्य निवारित करना नहीं माना गया, यानी वह रोकना नहीं माना गया। अब आते हैं धारा 174 पर, कि लोक सेवक का आदेश हो गया, सम्मन हो गया, सूचना हो गया, न मानकर गैर हाजिर रहना या स्थान समय पर हाजिर होने का साक्ष्य लोप करना, समय से वहाँ पर चले जाना, लोक सेवक की उपस्थिति का लोप करना। यहाँ पर क्या मामला है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। यहाँ तो तामील ना करने का मात्र अपराध था, अब जो अनुपस्थित रहा है, आदेश की अवहेलना की, उसका दंड अलग मिलेगा। ठीक है, उसका क्या मिलेगा, उसका दंड अलग मिलेगा। धारा 174 है, यानी सम्मन का, किसी लोक सेवक के सम्मन का, लोक सेवक के सम्मन का, आदेश का पालन ना करना, गैर हाजिर रहना। लोक सेवक का मतलब क्या है, जो विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति है, जो विधि द्वारा सक्षम है, जिसको विधि ने नियुक्त किया है। ठीक है, जो निर्धारित समय दिया सम्मन में, उसका लोप करना। ठीक है, निर्धारित समय दिया उसका लोप करना, यानी उस समय पर ना पहुंचना। स्थान का लोप करना, उसका लोप करना, यानी उस समय पर स्थान पर नहीं पहुंचना। अब इसमें एक मामला देता हूं मैं। ठीक है, इसमें अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कारावास मिलेगा 1 माह का, कारावास 1 माह का, 500 रुपये का, या जुर्माना हो सकता है, या हो सकता है दोनों चीज़ हो जाए। अब इसमें एक मामला है किशन बापू का, किशन बापू का एक मामला है। इसमें किशन बापू क्या करते हैं कि सम्मन में जो समय उल्लेखित होता है उस पर उसका पालन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं कि जो दंडाधिकारी के आने से पहले ही कि न्यायालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित हो जाते हैं, दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित हो जाते हैं और फिर कुछ मिनटों के बाद वापस चले आते हैं और कहते हैं कि मैं वापस आ गया क्योंकि दंडाधिकारी आए नहीं थे उस दिन, और दंडाधिकारी उस दिन कुछ देर बाद आते हैं। यहाँ पर यह इस धारा का अपराधी होगा, क्योंकि यह इस समय पर तो गया, आदेश पर समय पर तो गया, लेकिन यहाँ पर इसने युक्त इंतज़ार नहीं किया, युक्त इंतज़ार नहीं किया। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बहाना कर रहा है, यानी इसने यहाँ पर क्या किया, साक्ष्य लोप किया, तो यह इस धारा का भागी हो गया।
इसको 174 के अंतर्गत दंड मिलेगा। यह मैंने बताया था कि लोक सेवक के संबंध से कोई गैर हाजिर रहता है तो उसके लिए दंड है। अब यहाँ पर जो किशन बापू वाला मामला मैंने न्यायालय वाला बताया, अगर न्यायालय से कोई अनुपस्थित रहता है, गैर हाजिर रहता है न्यायालय के संबंध से, न्यायालय की सूचना से, तो उसके लिए 6 माह का कारावास या 1000 रुपये या दोनों, यह होगा 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। तो किशन बापू को कितना दंड मिलेगा? 6 माह का दंड मिलेगा, ठीक है। और यह दोषी माना गया क्योंकि इसने जो है युक्त प्रतीक्षा नहीं की थी। अब धारा 174 का जो है गंभीर मामलों से संबंधित है, ठीक है, यानी जिनके अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है, गंभीर मामले, जिनकी उद्घोषणा प्रकाशित होती है कि उसको उपस्थित होना है, अगर नहीं होता है तो फिर 3 वर्ष की या 7 वर्ष की सज़ा मिलती है। 174 कै क्या बोलती है? 174 कै जो सीआरपीसी की धारा 82 है उसके अधीन प्रकाशित उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट स्थान समय पर हाजिर होने में असफल रहता है कोई व्यक्ति, तो उसको 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। धारा 82(4) की घोषणा जिसमें उसे उद्घोषित अपराधी रूप में घोषित किया है, हाजिर होने में असफल रहता है तो कारावास 7 वर्ष तक का, ठीक है। धारा 174 क्या कहती है कि जो सीआरपीसी की धारा 82 है और उसकी उपधारा 1 है, उसके अंतर्गत उद्घोषित किया गया है, किसी को प्रकाशित किया गया है और अपेक्षित है, किसी का समय और स्थान दिया गया है कि इस स्थान पर उपस्थित होना अपेक्षित है, आपको होना पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो फिर 3 वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों। और जो सीआरपीसी की धारा 82(4) है, इसके अंतर्गत किसी से अपेक्षित है, उद्घोषित है, प्रकाशित है उपस्थित होना और वह गैर हाजिर रहता तो 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर यह है, ये ध्यान रखना। धारा 174 क्या बेसिकली यह है, ठीक है। अब आते हैं धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जहाँ पर वर्ड आए, इसका मतलब उसको आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जोड़ा गया है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आए, यह ध्यान रखना, उसको आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जहाँ वर्ड आए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। धारा 175, धारा 175 क्या बोलती है? धारा 175 बोलती है कि दस्तावेज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो गया, जिसको पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही मामला है कि जिसको वैध रूप से ऐसा काम करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो गया, दस्तावेज हो गया, जिसको वैध रूप से प्राधिकृत किया गया है विधि द्वारा, ठीक है, कि उसका काम है पेश करना इन दस्तावेजों को, अगर वह नहीं करता है लोक सेवक के सामने, तो वहाँ पर उसको मिलेगा 1 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना, या हो सकता है दोनों दंड। अगर यही मामला न्यायालय में है, यानी न्यायालय के लिए किसी को विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है कि आप न्यायालय में दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख यह वैध रूप से जो है पेश करेंगे, अगर वह नहीं करता है, वह इनका लोप करता है, तो उसको 6 माह का कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकते हैं। तो धारा 175 बेसिकली यह है, धारा 175 यह कहती है। अब आते हैं धारा 176 पर कि जो व्यक्ति, ये तो था दस्तावेज पेश करने का, अब कुछ व्यक्तियों को वैध रूप से विधि ने नियुक्त किया होगा, विधि में या जो जिनकी नौकरी होगी कि उनका काम है सूचना देना, इत्तला करना, या जो समाज में व्यक्ति हैं उनका काम है, ये दोनों व्यक्ति, ये जो धाराएं बता रहा हूँ मैं सिर्फ लोक सेवकों पर लागू नहीं होते, नहीं, जो आबद्ध हैं यानी जो जिनका कर्तव्य है दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, हो सकता है कोई पब्लिक का व्यक्ति भी हो जो आबद्ध है, जिसको निर्धारित टाइम दिया गया है, अगर वह नहीं करता है, वैध रूप से आबद्ध है,
वह नहीं पेश करता है तो उसको भी दंड मिल सकता है। कोई व्यक्ति है जो लोक सेवक के नीचे काम करता है, लोक सेवक ही है, उसको टाइम दिया गया है, वह विधि द्वारा आबद्ध है, वह पेश नहीं करता तो उसको भी दंड मिल सकता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं लेके चलना अपने दिमाग में, अलग मतलब यहीं पर कन्फ्यूज़न, इसको थोड़ा सुधार लो कि दोनों हो सकते हैं। यानी विधि द्वारा आबद्ध का मतलब है कि जिनको विधि ने टाइम दिया है या बोला है कि आपको ये करना है, अगर वह काम नहीं करता है तो वह इसके अंतर्गत दंड का भागी हो जाएगा। अब कोई सूचना इतला देने के लिए वेद रूप से आबद्ध है और वह नहीं देता है ऐसी सूचना, या ऐसी सूचना देने का लोभ करता है, ठीक है। ये देखो धारा 176, यानी कोई सूचना देने के लिए वेद रूप से आबद्ध है, वेद रूप से विधि द्वारा आबद्ध है और वह नहीं देता है सूचना, ठीक है, तो उसको 1 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना या दोनों दंड मिल सकते हैं। साथ में अगर ऐसी सूचना है जिसको ना देने से जो लोक सेवक हैं उनकी सती होती है, उनकी सती होती है, या कि किसी अपराधी को पकड़ने से संबंधित जो मामले हैं और उसमें सूचना देना बनता था, ठीक है, तो वहाँ पर यह फिर गंभीर अपराध बन जाता है और इसके लिए सज़ा जो बढ़ा दी जाती है और सज़ा हो जाती फिर 6 माह की, ठीक है। यानी किसी ऐसे विषय में, अपराधी विषय में, जिसके लिए अपराध के प्रयोजन के लिए, अपराध के प्रयोजन के लिए लोक सेवक की सती होती है, अपराध के प्रयोजन को रोकने के लिए, अपराध के प्रयोजन को रोकने के लिए जो सूचना ज़रूरी हो, या अपराधी को पकड़ने के लिए जो सूचना ज़रूरी हो, अपराधी को पकड़ने के लिए, कोई अपराधी भाग गया है, भागे हुए अपराधी को पकड़ने के लिए जो ज़रूरी हो, ऐसी जो सूचनाएं हैं ये गंभीर मामले हो गए। फिर अगर ऐसी सूचनाएं मतलब आप नहीं देते हैं या निर्धारित जो विधि से वेद रूप से आबद्ध है वह नहीं देता है तो फिर उसके लिए दंड भी गंभीर बनता है। 6 माह का दंड मिलता है, 1000 रुपया जुर्माना हो सकता है या हो सकता है दोनों मिले, ठीक है। अब अगर मान लो सूचना यहाँ पर मैंने कहा वेद रूप से आबद्ध, अगर किसी लोक सेवक को सूचना अन्य स्रोत से मिल जाती है, अन्य स्रोत से मिल जाती लोक सेवक को, फिर इसके अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर सूचना अन्य स्रोत से मिल गई है, जो वेद रूप से आबद्ध था उससे तो सूचना नहीं मिली, लेकिन उससे पहले अगर अन्य स्रोत से सूचना मिल जाती है और जो वेद रूप से आबद्ध था उसने सूचना नहीं दी तो फिर इस धारा के अंतर्गत उसको दंडित नहीं किया जाएगा, 176 के अंतर्गत, ठीक है। तो फिर ये धारा यह लागू नहीं होती। और यदि अपेक्षित सूचना जो CRPC की धारा 356 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, अगर वहाँ पर लोप किया जाता है, नहीं दी जाती है, तो फिर 6 माह का कारावास, वही जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, वो गंभीर मामला हो गया। फिर जैसे सूचना देना का दायित्व बनता है, जैसे अगर किसी के भूस्वामी कोई, उसकी संपत्ति पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं CRPC की धारा 45 का, जैसे कोई भूस्वामी है, उसकी संपत्ति पर कोई अपराध हो रहा है या अपराध होने की संभावना है और यह सूचना वो पुलिस को नहीं देता है या निकटतम स्टेशन में नहीं देता है, तो वह अपराध का भागी है और उसे इस धारा के अंतर्गत जो है अपराधी माना जाएगा, जो धारा 176 है। अगर वह सूचना दे देता है तो फिर उसको अपराधी नहीं माना जाएगा इस धारा के अंतर्गत। यानी वहाँ पर इसका कर्तव्य था। क्यों कर्तव्य था? क्योंकि वो वेद रूप से आबद्ध था। वेद रूप से आबद्ध क्यों था? क्योंकि वो उस संपत्ति का मालिक था, ठीक है, इसलिए वेद रूप से आबद्ध हो गया। या उस संपत्ति का नियंत्रक हो, मालिक बाहर गया हो, तो फिर वो नियंत्रक वेद रूप से आबद्ध हो गया। अगर वह नियंत्रक नहीं देता है तब वह फंसेगा फिर। या वही किराए वाला मैटर हो गया कि किराए पर है किसी के, अगर वह फिर नहीं देता तब वह फंसेगा, क्योंकि उस टाइम तक वह उसके नियंत्रण में होती है। तब धारा 177 में आगे कि मिथ्या इतला देना, जो लोक सेवक को देने के लिए वेद रूप से आबद्ध है और वह जानता है कि ये मिथ्या है, झूठ बोल रहा है, वह जानता है, अगर ऐसी सूचना देता है तो वह 6 माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों उसको सज़ा मिल सकती है। और यदि अपराध विषय संबंध में इतला है, यानी अपराधी को पकड़ने की इतला है या जो किसी विशेष अपराध को रोकने की इतला है, ठीक है। धारा 177 क्या बोलती है? धारा 177 बोलती है मिथ्या इतला। इतला का मतलब है मिथ्या सूचना, मिथ्या जानकारी, मिथ्या सूचना देना किसी लोक सेवक को।
जैसे ये भूस्वामी वाला एग्जाम्पल अब मैं दोबारा आपको अच्छे से क्लियर कराऊंगा। इसमें हो गया, अब इसका एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मान लो वो जो भूस्वामी है वो बदमाशों के साथ मिला हुआ है, वो सूचना तो देता है लेकिन झूठी सूचना देता है, ठीक है, तब 177 लागू होगी। मिथ्या सूचना देना, मिथ्या लोक सेवक मतलब वो है जानता है भूस्वामी की है झूठ बोल रहा हो, उसके बाद देना किसी लोक सेवक को, तो 177 का भागी हो गया। इसमें जो है कितना है, 6 माह का कारावास है, 6 माह का कारावास है, 500 रुपये का जुर्माना है, या दोनों लग सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक बार साफ कर देता हूँ। 6 माह का कारावास है, 500 की जगह 1000 कर लेना, 1000 रुपये जुर्माना है, या दोनों लग सकते हैं। अब देखो, यदि इतला है फिर अपराध से संबंधित, अगर कोई सामान्य जानकारी है उसमें तो 6 माह का लगेगा, लेकिन मैंने भूस्वामी वाला बताया अपराध संबंधित है। अगर वह इतला है मुख्यतः, अगर अपराध हो रहा है, अपराध होने की संभावना है, या अपराधी पकड़ा मतलब भागा हो उसको पकड़ने की संभावना है, या कोई अपराध होने वाला उसको रोकने की सूचना है, इनसे संबंधित कोई इतला है, इनको अगर झूठी देता है तो यह फिर होगा गंभीर मामला। और इसमें फिर अगर सूचना झूठी हो गई तो फिर पूरे लोक सेवक जो भ्रमित हो जाएंगे और पूरा उनका जो है टाइम खराब हो जाएगा। जैसे संपत्ति वाला एग्जाम्पल दूं मैं, जिस भू संपत्ति जो संपत्ति का मालिक था या जो ज़मीन का मालिक था, उसकी ज़मीन पर अपराध हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी कि अपराध जो है सांप के काटने से हुआ, या उसकी ज़मीन पर किसी ने हत्या कर दी कुछ गिरोह ने, और फिर वो मालिक उस गिरोह की तरफ लग लिया। उसने सूचना पुलिस को यह नहीं दी कि इस गिरोह ने हत्या की है, उसने सूचना पुलिस को इसकी बजाय दी कि इसको सांप ने काट लिया। तो यहाँ पर बाद में पता चला कि उस मालिक ने झूठ बोला है जो संपत्ति का मालिक है, तो यहाँ पर वह दोषी हो गया धारा 177 का, ठीक है, क्योंकि उसने मिथ्या इतला दी है, जानता था वह कि यह मिथ्या है पहली बात तो, और आश्चर्य दी है, उसका इंटेंशन था उनको बचाना, तो यहाँ पर 177 लागू हो गई। इसी प्रकार इसलिए उसको कारावास मिलेगा 2 वर्ष का, क्योंकि ये गंभीर मामला होगा, अपराध संबंधी मामला होगा, यानी 2 वर्ष का। जो अपराध संबंधी है, जो गंभीर मामले, उनमें 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, ठीक है। तो इसमें कितना मिलेगा, 2 वर्ष का कारावास मिलेगा या जुर्माना या दोनों। अब जो मैंने अपराध बोला है, यानी जो अपराधों संबंधित इत्तला है, धारा 177 की जो मैं बात कर रहा हूँ, अपराध संबंधी इत्तला है। अपराध के अंतर्गत कौन कौन से अपराध आते हैं, क्या जो भारत के अंदर हैं उन्हीं अपराधों की इत्तला होगी, या जो भारत के बाहर अपराध हो रहे हैं उनके लिए कोई आबद है वैदिक रूप से वैधानिक रूप से इत्तला देने के लिए, तो क्या ये भारत के बाहर आ गए, उन अपराधों में भी यह धारा लागू होगी? बिल्कुल होगी। जो अब गंभीर अपराध हैं, जैसे 302 हो गया, जो धारा 302 का अपराध हो गया, या धारा 304 हो गया, 382 हो गया, ये लिख लो, आ सकता है। 304 हो गया, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, या 402, 435, 36, 435, 36, 449, 450, 457, 458 ये धाराएं हैं, और 459, 460, 459, 460 ये जितनी धाराएं हैं, इनके अंतर्गत जो अपराध जो दंडनीय हैं, अगर वह भारत के बाहर किए गए हैं तो ऐसा माना जाएगा कि वह भारत के, तो इनके अंतर्गत दंड ऐसे ही मिलेगा मानो जैसे वह भारत के अंदर किए जाते, ठीक है। तो इनसे संबंधित कोई सूचना, कोई इत्तला है, अगर वह अपराध भारत से बाहर हुआ है और वैध रूप से कोई इत्तला ऐसी देने के लिए आबद्ध है विधि द्वारा, अगर वह नहीं देता है तो धारा 177 का भागी होगा, उसको मिलेगा 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगर यही अपराध भारत में होते हैं तो सेम प्रोसेस है, उतना ही मिलेगा। यानी भारत के बाहर हुए हैं तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि इनके लिए अलग प्रोसेस, नहीं, यह लिखा गया, डिफाइन किया गया है कि ऐसा ही माना जाएगा कि जैसे ये भारत में होते तो इनको कितना दंड मिलता, या इनको इतना दंड मिलता। अब आते हैं अगली धारा पर, धारा 178 पर। इसमें आ गया शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए, ठीक है।
धारा 178 क्या बोलती है कि जो लोक सेवक है, जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, नियुक्त है, उसके द्वारा यह अपेक्षित किया जाए, लोक सेवक द्वारा अपेक्षित प्रतिज्ञान या शपथ लेने से इनकार करना। यहाँ पर सभी शपथ नहीं है, जो विधि द्वारा प्राधिकृत है वही शपथ। जो शपथ स्वेच्छा है वो आप छोड़ सकते हैं, वो लेने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ शपथ प्रतिज्ञान करना आवश्यक है वहीं यह एक विधिक बाध्यता है, यानी वहाँ पर लेनी पड़ेगी। अगर नहीं ली जाती है तो फिर आप दंडित हो जाएंगे और आप उस लोक सेवक की अवमानना करेंगे जो ऐसा काम करवाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है। ऐसा करने के लिए आपको 6 माह की कारावास या जुर्माना 1000 रुपये का, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ पर मैं फिर एक बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं आप बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपराधी बना रहा हूँ। अपनी भावनाओं को जो ठेस पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से, आपको समझाने के उद्देश्य से ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक मामला है किरण बेदी बनाम कमेटी ऑफ इंक्वायरी का मामला है। इसमें माननीय न्यायालय ने बोला था कि जहाँ शपथ लेना या प्रतिज्ञान करने से इनकार किया जाना न्यायोचित हो, वहाँ इस तरह के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ये नोट कर लो। किरण बेदी बनाम स्टेट ऑफ इंक्वायरी का यह मामला है। इंक्वायरी का यह मामला है। इसमें माननीय न्यायालय ने बोला था कि जहां शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना न्यायोचित ना हो, वहां इससे इनकार किया जा सकता है, या यह वहां पर यह 178 लागू नहीं होगी, ठीक है। वहां पर क्या 178 लागू नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो ये थी धारा 178। अब 179 पर आते हैं। इसमें है कि कोई प्राधिकारी जो है, लोक सेवक है, वो प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, यानी उसका काम है प्रश्न पूछना, और प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं, जो प्रश्न पूछता है उसके उत्तर नहीं दिए जाते हैं, तो उसकी सज़ा है इसमें धारा 189। यानी जो लोक सेवक है, जो प्राधिकृत है, प्रश्न पूछने के लिए और प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाते हैं, प्रश्न पूछने के लिए क्या है, प्राधिकृत है, और जवाब देने से इनकार किया जाता है, तो यह फिर इसका अवमान हो गया इस लोक सेवक का, और यहाँ पर फिर ये आप दंड के भागी हो जाएंगे, ठीक है। जवाब से इनकार किया जाता है। और कितना दंड मिलेगा इस धारा के अंतर्गत? इसलिए सादा 6 माह का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये का, या दोनों, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, सादा कारावास 6 माह का या जुर्माना या दोनों, कि जो इनकार किया गया है वो जानते हुए किया गया हो, यानी आप जानते हो कि ये लोक सेवक है और इसका काम है प्रश्न पूछना। अगर आप इनकार करते हो तब यह कारावास आपको मिलेगा, जुर्माना मिलेगा, तब आप इस धारा के दंड के भागी होगे। अगर अनजाने में, अज्ञानवश आप नहीं जानते कि वह लोक सेवक है और वह इसी काम के लिए नियुक्त है, या उसका काम ही है प्रश्न पूछना, अगर आप तब इनकार करते हो तब यह धारा लागू नहीं होगी। तो यहाँ पर ज्ञान होना या जानते हुए इनकार करना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पर यह पूरी धारा टिकी हुई है 179। अब आते हैं धारा 180 पर। कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, अपने द्वारा दिए गए कथन पर जिस पर विधिपूर्ण रीति से हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया हो, उस लोक सेवक द्वारा जो यह अपेक्षा करने के लिए वेद रूप से सक्षम हो, यानी जिस लोक सेवक के समक्ष कथन दिया गया हो और कथन देने के बाद वह विधि द्वारा प्राधिकृत हो कि उसे आपके हस्ताक्षर लेने हैं और हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब सज़ा मिलेगी। ये बोलती है धारा 180। यानी विधि द्वारा प्राधिकृत जो व्यक्ति है, प्राधिकृत जो लोक सेवक है, जो नियुक्त किया गया किस काम के लिए, कथन के बाद जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर लेना, यह उसका काम है। अगर नहीं करते हैं, यानी यह अपेक्षा वह आपसे कर सकता है,
उसको ऐसा करने के लिए विधि ने सक्षम बनाया है, यानी उसको नियुक्त किया है। अगर नहीं करते हैं, इनकार करते हैं, तब मिलेगा कथन हस्ताक्षर इनकार, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, तब मिलेगा 3 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों। ठीक है, ये धारा 180 है। जुर्माना 500 रुपये का। धारा 181 पर आते हैं। शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के शपथ प्रतिज्ञान या मिथ्या कथन देना। ठीक है, यानी जिस शपथ के लिए आपको वहाँ पर खड़ा किया गया था, मिथ्या कथन देना। देखो धारा 181, धारा 181 क्या बोलती है कि जो शपथ दिलाने के लिए, प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक है, उसके समक्ष, यानी जो शपथ दिलवा रहा है, जो प्रतिज्ञान करवा रहा है, उसके समक्ष मिथ्या कथन देना या झूठ बोलना, यानी झूठ बोलना। इसके लिए, इस धारा के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अभियुक्त ने शपथ प्रतिज्ञान द्वारा सत्य कथन करने के लिए अपने आप को आबद्ध किया था, यानी अभियुक्त ने सहमति दी थी कि हाँ मैं जो शपथ लूँगा और उसके बाद जो मैं सत्य कथन बोलूँगा। अगर अभियुक्त ने यह सहमति नहीं दी थी तो वह इस धारा के अंतर्गत दंड का भागी नहीं है। ठीक है, सहमति अगर उसने दी थी कि मैं शपथ के बाद सत्य बोलूँगा और उसने शपथ के बाद भी झूठ बोला है, तब वह फिर इस दंड का, धारा के अंतर्गत दंड का भागी हो गया। या वह सत्य कथन करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, यानी वह विधि द्वारा आबद्ध हो गया था सहमति के बाद। शपथ प्रतिज्ञान विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, यानी जिसके समक्ष शपथ ली जा रही है वह विधि द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए, जिसके समक्ष ये ले रहा है। अगली शर्त है, कथन के लिए जो आबद्ध था, उसने बोला था कि मैं इतना सच बोलूँगा, उसके द्वारा उसी के अंतर्गत, उसी दायरे में कोई कथन दिया गया हो। ठीक है, और वह झूठा हो। मान लीजिए जैसे इस व्यक्ति ने शपथ ली थी और अनुमति दी थी कि मैं शपथ के बाद सत्य बोलूँगा, सत्य कथन दूंगा, इसके बाद ये मिथ्या बोलता है, झूठ बोलता है, तो यह इस धारा का भागी हो गया। ठीक है, अगर यह इस धारा का भागी तभी होगा जब यह शपथ लेने से पहले इसने सहमति दी थी कि मैं सत्य बोलूँगा। दूसरी बात, शपथ जिसके समक्ष दी थी वह विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति था, विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति था। तीसरी शर्त, जितना इसने बोला था कि मैं ये चीज़ें बताऊंगा शपथ के बाद, अगर वो चीज़ें बताता है या उसके दायरे में बताता है और वह मिथ्या है तो इस दंड के, धारा के अंतर्गत दंड का भागी होगा। अगर वह उस दायरे से बाहर जाता है जो इसने शपथ के पहले सहमति दी थी, तो फिर इस धारा के अंतर्गत दंड का भागी नहीं माना जाएगा वो, अगर उस दायरे से बाहर। ये धारा थोड़ी मतलब उलझन वाली है, उलझना नहीं है इसमें, मैं समझा रहा हूँ किस प्रकार आएगा। यानी जो उसने सहमति दी थी कि मैं इन बारे में बताऊंगा, अगर वो उन बारे में झूठ बोलता तो ही दंड मिलेगा, अगर उस दायरे से बाहर जाता है तो दंड नहीं दिया जाएगा फिर। ठीक है, साथ में जब वो झूठ बोले तो उसको पता होना चाहिए कि वह झूठ बोल रहा है, यानी वह जानबूझकर झूठ बोलता हो, तभी इस दंड, धारा के अंतर्गत दंड का भागी होगा। जानबूझकर साआस्य झूठ बोल रहा हो। तो ये थी धारा 181। और इसमें जो है अगर कोई ऐसा करता है तो उसको है 3 वर्ष की सज़ा मिल सकती है प्लस जुर्माना। ये जो है 3 वर्ष की सज़ा, 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। ये मैंने इस धारा की सभी शर्तें बता दी हैं। इसमें दंड ज़्यादा है, यानी है गंभीर अपराध है। क्यों? क्योंकि शपथ लेने के बाद अगर कोई झूठ बोल रहा है, इसका मतलब जो आस्था है जो पूरी उसने सामने रखी थी वह उसको ही फिर धूमिल कर रहा है, उसको ही फिर झूठा साबित कर रहा है या उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है। तो धारा 182 पर आते हैं कि किसी व्यक्ति को लोक सेवक को भ्रमित करने के लिए ऐसी सूचना देने से रोकना इस धारा का उद्देश्य है। जो वह व्यक्ति जानता है कि ऐसी सूचना देने का ऐसे किसी व्यक्ति को सत्य या शोभकारित करना हो। देखो धारा 182 क्या बोलती है? धारा 182 का उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्तियों को रोकना जो लोक सेवकों को भ्रमित करते हैं गलत सूचना देकर और अपने उद्देश्य के लिए उनको जो है प्रेरित करना चाहते हैं या अपने उद्देश्य के अनुसार उनको जो है चलाना चाहते हैं लोक सेवकों को। धारा 182 यानी इसका उद्देश्य है भ्रमित सूचना देने वालों को भ्रमित सूचना देने से रोकना, लोक सेवकों को भ्रमित सूचना देने से रोकना। भ्रमित सूचना मतलब कि जिसमें किसी की सती का आशय हो
यानी जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है एक्स, ये मान लीजिए लोक सेवक है ए, और इसके अधीन काम करता है एक अधिकारी बी। अब एक्स और ए का झगड़ा हो गया, एक्स इसके पास चला गया और इसने बोला कि यह जो है असमर्थ है, कदाचार का दोषी है और जो है नौकरी करने में सक्षम नहीं। इस पर आरोप लगा दिए, झूठे आरोप लगा दिए। झूठे आरोप क्यों लगाए? क्योंकि एक्स चाहता है कि इसने मुझसे झगड़ा किया तो मैं इसको नौकरी से निकलवाऊँ, ये इनके प्रकरण किसी भी तरीके से। यहाँ पर ये जो है मजिस्ट्रेट जो होता है इसको नौकरी से निकाल देता, बर्खास्त कर देता है। बाद में पता चलता है कि जो है इसने जो है एक्स ने झूठ बोला था, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब एक्स जो है 182 के अंतर्गत तो दोषी हो गया, इसको दोषी माना जाएगा। यानी कोई ऐसा काम करवाने के लिए, किसी की सती करवाने के लिए, किसी को सती देने के लिए जो लोक सेवक को भ्रमित किया जाता सूचना के माध्यम से, यानी अगर उस सूचना वह नहीं मिलती और लोक सेवक वह नहीं काम करता जो उसने किया है, उसको चेंज करने का जो उद्देश्य होता है, जो आशय होता है, इस धारा में बेसिकली यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, यानी किसी व्यक्ति को लोक सेवक को भ्रमित करने के लिए ऐसी सूचना देने से रोकना जिसे वह व्यक्ति जानता है यह झूठ है, यह मिथ्या है और मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, ये उसका नुकसान करने के लिए कर रहा हूँ ये, और ऐसी सूचना देने का आशय किसी का नुकसान करना हो, सती करना हो, किसके माध्यम से? उस लोक सेवक की शक्ति के माध्यम से, यानी उस लोक सेवक की जो शक्ति होती है उसका जो है दुरुपयोग उससे करवाना या उससे गलत डिसीजन दिलवाना। किसके माध्यम से? गलत सूचना के माध्यम से। डिसीजन क्यों लिया जाएगा? सूचना मिलेगी तभी डिसीजन लिया, यानी इसको यहाँ पर पता चला कि ये दोषी है। क्यों पता चला? क्योंकि सूचना दी। सूचना किसके माध्यम से दी गई थी? एक्स के माध्यम से। तो यहाँ पर इसकी जो पावर थी उसका क्या हुआ? गलत यूज हुआ, तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। तो ये समझ गए होंगे पूरा मैटर। यहाँ पर जो आशय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आशय सती पहुँचाने वाला होना चाहिए। किसके द्वारा? जो विधि पूर्वक प्राधिकृत किया गया लोक सेवक, उसकी शक्ति के द्वारा। ठीक है, आशय होना चाहिए सती। आशय होना चाहिए किसके द्वारा? विधि पूर्वक प्राधिकृत लोक सेवक की शक्ति के द्वारा। लोक सेवक की शक्ति के द्वारा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने पूरी धारा समझा दी। ये थी धारा 182। अब इसमें एक और मामला है, गणेश खांडेराव का एक मामला है। इसमें इसने क्या कि परीक्षा में जो है अपनी जगह दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया और बिठाकर जो है प्रमाण पत्र बनवा लिया जाली। उसके बाद जो है इसने पेश किया अपने आप को नौकरी के लिए, तो वहाँ से इसको बाहर निकाल दिएगा। इसमें भी इसने शक्ति का दुरुपयोग किया गया था, तो यहाँ पर भी धारा 182 के अंतर्गत इसको दोषी माना गया। एक इंचराम का मामला है। इंचराम ने क्या किया? इंचराम का मामला, इसने क्या किया कि इसने जो पहले तो अपना घोड़ा बेच दिया। पहले अपना क्या किया? घोड़ा बेच दिया। घोड़ा बेचने के बाद जिसको इसने घोड़ा बेचा, ठीक है, उसको यह जो है अभ्यारोपण करना चाहता था उसका, यानी उस पर आरोप लगाना चाहता था। ठीक है, तो इसने क्या किया? पुलिस को जाकर घोड़ा बेचने के बाद पुलिस में यह गया, इंचराम का मामला, ये पुलिस में गया। पुलिस में जाकर बोला कि इसका घोड़ा भटक गया है। ठीक है, इसका घोड़ा भटक गया है। तो इसका उद्देश्य क्या था कि जिसको इसने घोड़ा बेचा उस पर अभ्यारोपण करना। अभ्यारोपण का मतलब क्या होता है? कि आरोप लगाना, एलिगेशन लगाना। तो यहाँ पर भी इसे जो है धारा 182 का दोषी माना गया, यानी इसने जो गलत सूचना दी, भ्रमित किया। यह जानता था कि इसने घोड़ा बेच दिया है, यानी यहाँ पर यह झूठ बोल रहा था। तो इस धारा से आप इस एग्जाम्पल से इस धारा को क्लियर समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे धारा 183 पर, कि लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति के लिए जाने का प्रतिरोध। यानी जो लोक सेवक विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया संपत्ति को लिए जाने का, ठीक है, और उसमें जो कोई बीच में बाधा डालता है, तो उससे संबंधित यह धारा है। धारा 183। धारा 183 क्या बोलती है? धारा 183 बोलती है लोक सेवक जो विधि द्वारा प्राधिकृत है संपत्ति के लिए जाने के लिए, संपत्ति के लिए जाने के लिए उसमें बाधा डालना, रुकावट डालना, यह जानते हुए कि यह व्यक्ति, यह लोक सेवक विधि द्वारा प्राधिकृत है ऐसा काम करने के लिए, जानते हुए, यहाँ पर ध्यान रखना, जानते हुए। ठीक है, जानते हुए, यानी आशय पूर्वक बाधा डालना, आशय के साथ उसका इंटेंशन है बाधा डालना, ऐसा करता है तो उसको दंड मिलेगा। कितना मिलेगा? 3 माह का। 3 माह का दंड मिलेगा।
माफ़ी चाहूँगा, 6 माह का दंड मिलेगा, 1000 रुपये जुर्माना लगेगा, या दोनों भी हो सकता है। या तो 1000 का जुर्माना लगे या 6 माह का दंड मिले, या हो सकता है दोनों दिए जाएं उसे। अब आते हैं धारा 184 पर, यानी जो लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रतिस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करेगा। यहाँ पर धारा 184 है। धारा 184 क्या है कि जो लोक सेवक है, जो प्राधिकार किया गया है किसके लिए, कि संपत्ति को बेचने के लिए, संपत्ति को बेचने के लिए, ठीक है, उसमें बाधा डालना, ठीक है, संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना, बाधा डालना। इसकी आवश्यक बातें क्या क्या हैं इस धारा की, कि जो संपत्ति के विक्रय के लिए पहली बात तो उसे रखा गया हो, प्रस्थापित किया गया हो। दूसरी बात है कि विक्रय का किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संचालित किया, यानी वह काम चल रहा हो बेचने का, यानी मान लो यह संपत्ति बिक रही है, यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, यहाँ पर बोली लगाई जा रही है, यानी काम चल रहा हो, संचालन हो रहा हो, विधि द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त किया गया लोक सेवक, उसके द्वारा संपत्ति खरीदने का या बेचने का संचालन किया जा रहा हो, संचालन किया जा रहा हो। दूसरा बात है, अगली बात है कि अभियुक्त जो उसके द्वारा बाधा पहुंचाना और आश्चर्य के साथ बाधा पहुंचाना, इस काम में रुकावट डालना आश्चर्य के साथ जानते हुए, आश्चर्य के साथ जानते हुए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि शारीरिक बाधा आवश्यक नहीं है, ठीक है, शारीरिक बाधा आवश्यक नहीं, कि जरूरी नहीं कि वह जाकर वहाँ पर शारीरिक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है उस अधिकारी के साथ, उस लोक सेवक के साथ, तब भी यह बाधा मानी जाती है, ठीक है, तब भी यह बाधा मानी जाती है। यानी अभद्र भाषा का प्रयोग मात्र ही, अभद्र भाषा का प्रयोग मात्र ही इस धारा के लगने के लिए मतलब इतना ही ज़रूरी है, इतना ही आवश्यक है इस धारा के लगने के लिए। यानी कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता, भले ही वह वहाँ पर शारीरिक रूप से बाधा नहीं डाल रहा हो, मगर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो बस इतना ही ज़रूरी है इस धारा के लगने के लिए, लग जाएगी फिर, ठीक है, इसके अंतर्गत मामला दर्ज हो जाएगा। इसके अंतर्गत फिर सज़ा कितनी मिलेगी, 1 माह का कारावास, 1 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना, या दोनों। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, गला ज़्यादा सूख गया है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए बातें हैं धारा 185 पर। धारा 185 है कि लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय। पिछली धारा में बाधा डाल रहा था, अब कोई यहीं पर आ गया, बैठा हुआ कोई व्यक्ति इसी में बोली लगाने वाला, और ये अवैध तरीके से क्रय करना चाहता है, या क्रय करने में बाधा डाल रहा है, या उसके लिए अवैध बोली लगा रहा है। अवैध बोली लगाने का, अवैध क्रय करने का मतलब है कि समय बर्बाद कर रहा है लोक सेवक का। उसे पता है कि उसके जेब में 10 रुपये नहीं है और वह 1 करोड़ की ज़मीन खरीदने चल दिया है, यानी कोई ऐसा काम कर रहा है, यानी वह जानता है कि वह असमर्थ है ऐसा करने में, संपत्ति को खरीदने में, उसके बावजूद वह खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वह दंड का भागी है, उसको दंड मिलेगा, और यहाँ पर फिर धारा होगी 185 लागू, ठीक है, धारा 100 क्या होगी, 185 लागू होगी। या संविदा को पूरा करने का आशय ना होना, वैसे ही बैठा हुआ है समूह में, उसका उद्देश्य समय बर्बाद करना या संपत्ति को बिकने ना देना, अगर कोई ऐसा करता है तो वह 1 माह का कारावास या जुर्माना 200 रुपये का, या दोनों सज़ा उसको मिल सकती है, या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों। ये जो है धारा 185 के अंतर्गत है, यानी संपत्ति के क्रय विक्रय में बाधा डालना, अवैध क्रय करना, बाधा डालना 184 है और अवैध क्रय करना 185 है। अब आते हैं 186 में। धारा 186 क्या है कि लोक सेवक के कर्तव्यों को निर्वहन में बाधा डालना। अब यहाँ पर कोई लोग निर्वहन में बाधा डालते हैं, यानी वह कुछ काम कर रहा है या कोई नीति को लागू करने का प्रयास कर रहा है, उसमें बाधा डालते हैं, तब कितनी सज़ा मिलेगी और किस प्रकार बाधा के लिए सज़ा मिलेगी। धारा 186 लोक सेवक के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालना, निर्वहन में बाधा डालना।
बाधा डालना, बाधा देखो दो प्रकार की होती है, एक होता है हिंसात्मक तरीके से, ठीक है, एक होता है गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना। तो जो यह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, यही मात्र इस धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाने के लिए गाली गलौज अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, या धमकी दी जाती है, बल का प्रदर्शन किया जाता है, तो यही मात्र हैं इसके अंतर्गत दंडनीय बनाने के लिए अपराध हो जाता है। हिंसात्मक होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, हिंसात्मक होना आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर यह हो गया तो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय हो जाएगा। 3 माह की कारावास या जुर्माना 500 रुपये का, 3 माह का कारावास या जुर्माना कितना 500 रुपये तक का, या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर धारा 1 और याद आ रही मुझे, इन दोनों में अंतर करना ज़रूरी है। धारा 186 और 353 में, धारा 186 और 353 में बेसिकली अंतर क्या है? 186 में क्या है सिर्फ कि अवमान से संबंधित है, कि थोड़ा अवमान किया किसी लोक सेवक का। धारा 353 और 186 में क्या अंतर है? इसमें हिंसात्मक मामला आ जाता है, यह संज्ञेय अपराध हो जाता है, और यह क्या है? असंज्ञेय अपराध है। इसमें जो है मात्र अवमान से ही यह धारा लागू हो जाती है। इसमें हिंसात्मक का मतलब है कि जो है शरीर से संबंधित अपराध हो गया, भय उपरत करना के लिए हमला करना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, यानी यह क्या शरीर से संबंधित अपराध है, यानी हमला करना, भय से उसको पीछे हटाना, आतंकित करना, तो यह धारा लागू होगी 353। मात्र अवमान हो गया, यह एक असंज्ञेय अपराध है। 186 में असंज्ञेय अपराध आता है, और यह संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध हो जाता है। तो 353 और 186 में क्या अंतर है? दोनों ही जो संबंधित हैं कि लोक सेवकों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने से, यानी जो बाधा डालते हैं उनके दंड से संबंधित है यह, और उनके अपराध को परिभाषित करती है। 186 अपराध बताती है यह कि यह शुरू हो जाता है इतने छोटे मामले से, इतनी छोटी बाधा से, और यह आता है फिर गंभीर रूप, यानी गंभीर रूप हो जाता है, हमला हो जाता है अधिकारी पर, तब होगी 353 लागू, ठीक है। अब आते हैं धारा 187 पर। इसमें एक मामला मैं बता देता हूं कि जो शिव प्रसाद तिवारी बनाम भूप नारायण पाठक का एक मामला है। शिव प्रसाद तिवारी बनाम भूप बनाम भूप नारायण पाठक का एक मामला है। भूप नारायण पाठक का एक मामला है। ये धारा 186 की ये बात कर रहे हैं हम। इसमें जो है न्यायालय के 2 चपरासी होते हैं, वो अभियुक्त को पकड़कर ले जा रहे थे। तो जो अभियुक्त होता था वो 4 लोगों को बुलाता है, 4 लोगों को बुलाकर वो 4 लोग इन्हें आतंकित कर रहे हैं और अभियुक्त को छुटा कर ले जाते हैं। तो ये 4 लोग जो है धारा 186 के जो है दोषी हो गए, ठीक है, समझ गए, ये धारा 186 के दोषी हो गए। ये थी धारा 186। अब आते हैं धारा 187 पर। धारा 187 बेसिकली क्या है कि जो लोक सेवकों की सहायता करने का लोभ करते हैं, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हों, और सहायता यदि लोक सेवक या न्यायालय की आदेश के निष्पादन में, अपराधी को पकड़ने में, बलवे दंगे को दबाने में, यानी गंभीर मामले में ज़रूरी हो, और उसमें कोई सहायता देने से इनकार करता है, यानी फिर यह गंभीर अपराध हो गया, तो उसके लिए सज़ा 6 माह की मिलेगी, जुर्माना 500 रुपये का, या दोनों भी हो सकता है, ठीक है। यानी धारा 187 बोलती है, धारा 187 बोलती है कि जो सहायता देने के लिए आबद्ध है, विधि द्वारा लोक सेवकों की सहायता से संबंधित है, लोक सेवकों की सहायता करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हैं, अगर वह ऐसी सहायता नहीं करते हैं तो उससे संबंधित यह धारा है। सामान्य मामलों में सहायता नहीं करते हैं तो सामान्य मामलों में सामान्य सज़ा कितनी? 3 माह की। अगर गंभीर मामला है, यानी गंभीर मामला क्या है? न्यायालय का कोई आदेश है, ठीक है, उसको पालन करने में, न्यायालय के आदेश को पालन करने में, अपराधी को पकड़ने में, जो गंभीर मामले हो गए, भागे हुए अपराधी को पकड़ने के लिए, दंगे बलवे को रोकने में, अगर यहाँ सहायता नहीं करते हैं तो ये हो गया गंभीर मामला। यहाँ फिर मिलेगी 6 माह की सज़ा या 500 रुपये का जुर्माना, या दोनों, ठीक है। ऊपर वाले मामले में मिलेगी 1 माह की सज़ा, 1 माह की सज़ा या 200 रुपये का जुर्माना, या दोनों, ठीक है। तो ये थी धारा 187। अब आते हैं धारा 188 पर। लोक सेवक
द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा, ठीक है, सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा यानी लोक सेवक द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसकी अवज्ञा करना। इसके लिए कुछ शर्तें हैं तब यह धारा लागू होगी। धारा 188 क्या है कि जो लोक सेवक द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा करना, इसके लिए शर्तें हैं। पहला तो लोक सेवक विधि द्वारा प्राधिकृत हो, ठीक है, और दूसरा जो आदेश दिया जा रहा है वह भी विधि द्वारा दिया गया हो और विधि पूर्ण ढंग से दिया गया हो। अगर आदेश दिया गया लेकिन विधि पूर्ण ढंग से नहीं दिया गया तो फिर ये मामला अलग बनेगा, फिर यह लागू नहीं होगा। आदेश वैध हो, और दूसरी बात है कि जो अभियुक्त है जो ऐसी अवज्ञा कर रहा है उसको ज्ञान हो कि वह क्या अवज्ञा कर रहा है, ठीक है, उसको यह ज्ञान हो। अवज्ञा जो कर रहा है अभियुक्त को ज्ञान हो कि वह क्या अवज्ञा कर रहा है, यानी वह अवज्ञा कर रहा है एक लोक सेवक की जो विधि द्वारा प्राधिकृत है और आदेश जो विधिपूर्ण ढंग से दिया गया है वह इस चीज़ की अवज्ञा कर रहा है, इसको अभियुक्त को ज्ञान हो और यह आश्चर्य के साथ जो है इस चीज़ को कर रहा हो, आदेश की अवज्ञा कर रहा हो, तब यह धारा लागू होगी। अवज्ञा परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की शोभ, मानव जीवन या स्वास्थ्य को खतरा होता है, दंगा बलवा होता है, कारित होने की संभावना हो। अवज्ञा यदि विधिपूर्वक नियोजित व्यक्ति को बाधा पहुंचाने के लिए हो और जो मैंने पहले वाली मामला बताया है यानी जो गंभीर हो, इसमें भी दो सिचुएशन बनती हैं। अवज्ञा अगर सामान्य मामलों में करता है यानी किसी लोक सेवक को ही सती पहुंचाने का उद्देश्य हो गया है, जो विधि पूर्वक नियोजित व्यक्ति उसको बाधा पहुंचाना, सती पहुंचाना हो गया, या ऐसी प्रवृत्ति हो, तब सामान्य कारावास मिलेगा। तब मिलेगा 1 माह का कारावास या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों। लेकिन अगर अवज्ञा कर रहा है आदेश की गंभीर मामलों में, गंभीर यानी जो मानव जीवन को खतरा पहुंचा रहे हो, उन मामलों में, मानव जीवन को खतरा पहुंचाने वाले मामलों में या सती पहुंचाने वाले मामलों में, या जो है किसी अपराधी को पकड़ने के मामले में, या दंगा या बलवा ऐसे अपराधों को दबाने के मामले में, या ऐसी प्रवृत्ति हो कि इसके बाद जो है दंगा या बलवा होने की संभावना है या ऐसे अपराध होने की संभावना है, ठीक है, ऐसी अवज्ञा हो, ऐसी अवज्ञा जो जिसकी संभावना हो कि अपराध ज़्यादा बढ़ेंगे या इनके बढ़ने की प्रवृत्ति है, अगर अवज्ञा करता है ऐसी अवज्ञा से। समझ गए? कहने का मतलब है कि जो आदेश दिया गया है उसकी अवज्ञा जो की गई है, उस अवज्ञा से अगर ये ज़्यादा बढ़ते हैं या इनकी प्रवृत्ति बढ़ने की होती है तो ये फिर गंभीर मामला बन जाता है। तब फिर मिलेगी 6 माह की सज़ा, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों, 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों। तब ये फिर बन गया गंभीर मामला। अगर सामान्य आदेश की अवज्ञा करता है, जिस अवज्ञा से जो नियोजित व्यक्ति हैं उनकी हानि हो सकती है या हानि होने की प्रवृत्ति है, यानी उसका ऐसा झुकाव है, ऐसा चलन है, तब फिर बन गया सामान्य मामला। अब एक संजय फोफलिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है। इसमें क्या निर्देश दिया गया माननीय न्यायालय द्वारा? संजय फोफलिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है, नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला है। इसमें माननीय न्यायालय का निर्देश था कि जो आवारा पशु घूमते हैं हाईवे पर, जो आवारा पशु आ जाते हैं, आवारा पशु संबंधी निर्देश था। आवारा पशु जो हाईवे पर आ जाते हैं, यह पशु या इन पशुओं का रख रखाव नगर पालिका का कर्तव्य है, नगर पालिका का कर्तव्य है, और वह इस कर्तव्य का वहन नहीं कर रहे हैं। तो जो कर्मचारी इस कर्तव्य का वहन नहीं कर रहे हैं वह दोषी माने गए, मतलब वो दोषी माने जाएंगे, ठीक है, और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। तो ये एक मामला था। अब आते हैं धारा 189 पर। धारा 189 है लोक सेवक को सती करने की धमकी, यानी जो कोई किसी लोक सेवक को या ऐसे व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक से हितवत होने का विश्वास हो है, सती की धमकी देगा ताकि लोक सेवक कोई कार्य करने से प्रवृत्त रहे, विलंब करे, तो इसमें उसके बारे में है धारा 189। एक बार थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं, गला सूख गया है मेरा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक पहुँचे हो तो
मुझे अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धारा 189 यानी लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी या लोक सेवक से हितबद्ध कोई व्यक्ति उसको क्षति पहुंचाने की धमकी। जैसे ये लोक सेवक है X, इससे हितबद्ध है इसका रिलेटिव A। अब कोई अपराधी आता है, वो बोलता है भी हम इसको क्षति पहुंचाएंगे अगर तुमने यह काम नहीं किया, यानी कार्य करने को बाध्य करना या कार्य करने को मना करना कि तुमने इस फाइल को नहीं रोका, या रोकने को बोलना, कार्य रोकने को बोलना, या बोलना कि जैसे ये बोले कि अब आगे कि तुम इस काम में देरी लगा दो, विलंब करने को बोलना। तो ये 3 काम करना, कार्य करने को बोलना, रोकने को बोलना, विलंब करने को बोलना, जो वह करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है उसका जो है गलत प्रयोग करवाना, बाहर से किसके माध्यम से, क्षति पहुंचाने के माध्यम की धमकी देकर, किसको, या तो उसको स्वयं या उसके हितबद्ध को। ठीक है, तो यह है धारा 189। इसमें कितना है, इसमें 2 वर्ष का कारावास मिलेगा। अगर ये मान लीजिए बाद में पकड़ा जाता है तो इसको 2 वर्ष का कारावास मिलेगा, या जुर्माना, या दोनों। तो ये धारा थी 189। इसमें एक मामला है यार मोहम्मद का मामला है। इसमें क्या है कि 2 पुलिस वाले हैं, रात्रि में एक संदेहास्पद व्यक्ति को देखते हैं, उसके घर जाते हैं, उसका पीछा करते हैं, और सड़क से ही मान लीजिए हाईवे है, हाईवे पर से ही आवाज़ देते हैं उसको, और वह बाहर नहीं निकलता है। उसके बगल में जो है, उसके घर के बगल में उसका भाई रहता है, उसका भाई बाहर निकल कर आता है और जो पुलिस वालों को जो है हमले की धमकी देता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और आतंकित करने का प्रयास करता है। तो क्या ये इसका भाई जो है इस धारा के अंतर्गत दंडित होगा? बताओ, क्या यह इस धारा के अंतर्गत दंडित होगा? बिल्कुल होगा, धारा 189 के अंतर्गत दंडित होगा। यार ये मोहम्मद का ये मामला है, ये याद रखना, दंडित होगा। क्यों? क्योंकि धमकी दी है। आज से क्या है, आतंकित करने का, भय करने का, और क्या करने का कि जो काम करने आए हैं उसको करना, रोकना। पुलिस वाले उसके भाई से पूछताछ करने आए हैं, उससे उसको देखने, उसको क्या करना चाहता है, या रोकना चाहता है। आज से क्या धमकी है, तो ये धारा 189 लागू हो गई। जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन्हीं के चारों ओर क्वेश्चन घूमेंगे। अगर ये अच्छे से क्लियर कर ली, अच्छे से समझ ली, तो कोई क्वेश्चन दिमाग के सामने आ जाए, चुटकियों में सोल्व कर दोगे। अब आते हैं धारा 190 और हमारी आखिरी धारा, और हम अंतिम मंजिल पर पहुंच चुके हैं। इस धारा में देखते हैं क्या है, यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को सती की धमकी देते, आतंकित करते कि वह लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहे। ठीक है, और जो लोक सेवक ऐसी संरक्षा दिलाने के लिए विधिक सशक्त है, तो इसमें क्या है, इसमें मामला यह है, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारे भाई को उठा लेंगे, या अगर तुमने ऐसा किया तो जो हमने किडनैप किया या फिर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जैसे फिल्मों में आपने देखा, कई बार मैं एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी धारा 190 क्या कहती है कि लोक सेवक जो विधि द्वारा सशक्त नियुक्त किया गया है, विधि द्वारा प्राधिकृत है, लोक सेवक जो संरक्षा करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, उसके पास, लोक सेवक के पास आवेदन न करने की धमकी देना, संरक्षा के लिए आवेदन न करने की धमकी देना, संरक्षा के लिए आवेदन न करने की धमकी देना उस लोक सेवक को जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। यानी कोई लोक सेवक हो विधि द्वारा प्राधिकृत है, किस काम के लिए, संरक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। जैसे पुलिस है, यह प्राधिकृत है सुरक्षा करने के नागरिकों की। अब एक किडनैपर आता है, वो उठा लेता है, पैसे भी ले लेता है, अब बोलता है कि अब अगर तुमने पुलिस को कुछ कहा, उसने धमकी दी किडनैपर ने, तो फिर मैं अंजाम बुरा होगा। जैसे ऐसे धमकी दी, तो अब किडनैपर ने बोलना मात्र या ऐसी धमकी देना मात्र से ही यह अपराध कर दिया धारा 190 के अंतर्गत। अब ये बाद में किडनैपर पकड़ा जाता है तो उसको इसके अंतर्गत भी सज़ा मिलेगी, और सज़ा मिलेगी 1 वर्ष का कारावास, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, यह सज़ा मिलेगी। ठीक है, ये थी धारा 190। और इन धाराओं
का यही खेल है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेप्थ में अगर कोई आपको लेकर जा सकता है, जैसे मैं लेकर गया हूँ, और वहाँ से आपको निकाल लाता है, तो फिर आप लौह क्षेत्र में बापू बन जाते हो, फिर आप कहीं मार नहीं खाते हो। आपको वो बिंदु बता देता, वो कड़ी बता देता है जहाँ पर क्वेश्चन फंसते हैं या जहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, और जहाँ से आपको निकलना चाहिए या आपको मतलब आप निकल सकते हैं, वो क्षेत्र बताता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आप फंसोगे कहीं तो मुझे पता कहाँ फंसोगे, मैं फिर वहाँ से वापस आऊँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। या अगर नहीं निकल पाते तो फिर जो मैंने बिंदु बताए थे वही उन्हीं के चारों ओर घूमा। मिथ्या सूचना, गलत तरीके से शक्ति का प्रयोग करना, संपत्ति अधिकरण वाला मामला बताया था, कर्तव्य बताया था, लोभ बताया था कि कोई कर्तव्य है वो नहीं करता वो काम, या जो विधि द्वारा अपराधी करता हुआ गलत तरीके से प्रयोग करता है, शक्ति के दायरे से बाहर जाता है, जो शक्ति मिले उसका गलत प्रयोग करता है, उसी के चारों ओर ये पूरा चैप्टर घूमा है। उसी के अनुसार सज़ा है। सज़ा अगर कम है तो इसका मतलब अपराध कम गंभीर है, अगर सज़ा ज़्यादा है तो इसका मतलब अपराध ज़्यादा गंभीर है। तो यही था पूरा चैप्टर, अपराधों से संबंधित, जो अवमानना से संबंधित अपराध होते हैं, चैप्टर 10। 190 तक धाराएं हो गई हैं। अगर आपको पिछले 9 चैप्टर देखने हैं तो IPC CRPC नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाइए और वहाँ से आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और उस पर जाकर पिछले 9 चैप्टर देख सकते हैं। अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और इस वीडियो का अपलोड होने के बाद कुछ ही समय बाद वहाँ पर नोट्स इस वीडियो के अपलोड हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आप फिर वही फाइटर इंसान हैं, बुद्धिमान इंसान है कि ज्ञान को इतनी गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर करना चाहते हैं। तो फिर अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप अंत तक पहुँचे हैं और आप अंत तक बने रहें और आप मेरे रियल सब्सक्राइबर हैं। तो अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, चैप्टर 11 के साथ। आपके साथ बिछुड़ने का समय हो गया है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, और जय हिंद, जय भारत।